4 चरणों के मतदान के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ यानी कि अमित शाह और योगी के बीच तलवारें खिंची नजर आती हैं, वो और उसके बाद अब जो दलित वोटर्स जिन्हें कहा जाता है कि 2019 में उनकी वजह से ही नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर बैठे, वो बीजेपी और मोदी के हाथ से खिसक गया है। कैसे खिसका है वो समझेंगे हम भरत जी से। भरत जी, ये जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और दावा है कि दलित वोटर्स शिफ्ट हो गया है। जी देखिए चंद्रकांत जी, दलित वोटर्स की जब आप बात करते हैं तब एससी वर्ग में जो छाछठ समाज आते हैं और इन छाछठ समाजों में जो जाटव समाज है वो निर्णायक भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक निर्णायक भूमिका अदा करता है, चाहे वो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की भूमिका में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका में हो। एससी वर्ग में जाटव समाज अपने एससी पूरे वर्ग में 54% जाटव समाज की हिस्सेदारी है। 20% के आसपास एससी समाज है उत्तर प्रदेश के भीतर और उसमें 54% जाटव समाज की हिस्सेदारी है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि जाटव समाज के बाद सबसे बड़ा एससी वर्ग जो बचता है पैच, वो बचता है पासी समाज का। ये जो एससी समाज के ये जो दो वोटर समुदाय है, ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और हमने पिछले चुनावों में देखा 2019 में, 2017 में, 2022 में, ये तीनों चुनाव लिटमस टेस्ट हैं इस चीज़ के कि दलित समाज से, बहन जी से जो पासी समाज है वो बहुत तेज़ी से छिटका। 54% दलित समाज में 54% जाटव समाज है और उसी में 50% जो है वो पासी समाज है। तो आप ये देखिए कि एससी समाज के भीतर पासी समाज और जाटव समाज, दो समाज मिलकर एक बड़ा चंक वोटर का तैयार करते हैं। 20% की आबादी है पूरी एससी एसटी की। अब इसमें जो एक बिरादरी, पासी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ राशन की वजह से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों में उनकी जो धारणा बनी कि सरकार में आते ही समाजवादी पार्टी वाले गुंडैती करने लगते हैं, इस तरीके की जो भावना बनी, इससे ऊब कर सबसे पहले पासी समाज भारतीय जनता पार्टी में गया। सुहेल देव राजभर और इन सब के ज़रिए भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत आसानी से चला गया। लेकिन बहन जी के साथ जाटव समाज रहा, जाटव समाज 17 में रहा, जाटव समाज कुछ 19 में भी टिक कर रहा। 22 में हम लोगों ने देखा कि जाटव समाज में थोड़ा टूटन आई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने उसके बाद सबसे बड़ा कांड कर दिया। कांड ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके नेताओं ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि अब की बार जीतेंगे या फिर 400 सीटें हमें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, चेंजेस करने हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उद्योलित जाति हुई वो जाटव समाज हुई, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसी समाज से आते हैं, बहन जी उसी समाज से आती हैं। तो सबसे ज़्यादा बैक जिस जाति ने किया है इस बार के चुनावों में, 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से, वो है जाटव समाज। जाटव समाज बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया है। और आज की तारीख में प्रशांत जी आज की तारीख में चंद्रकांत जी माफ़ करिएगा, हालत ये है, आज की तारीख में हालत ये है कि जाटव समाज जिस सीट के ऊपर बसपा मजबूत है उस सीट पर बसपा को वोट कर रहा है और जिस सीट पर इंडिया गठबंधन मजबूत उसको दिखाई दे रहा है उसको वोट कर रहा है। जाटव समाज किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाते हुए उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं देखना चाहता है। कारण मैंने आपको बताया, संविधान। आज की तारीख में एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के बाहर के जो लोग देख रहे हैं, मेरे कई सारे मित्र जो है, अब मित्रता में कोई जाटव, कोई समाज या कोई ऐसा नहीं देखता है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं और हमारे मित्रों के घर में बाबा साहब मंदिर की जगह बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है, उनकी फ़ोटो है या उनकी मूर्ति है, उनकी पूजा होती है। अभी जब उनका परिनिर्वाण दिवस था कुछ दिन पहले, तो उनका परिनिर्वाण दिवस ऐसे मनाया
गया जैसे दिवाली मनाई जाती है, उस तरीके से छुट्टी ले करके लोग जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो जाटव समाज, एससी समाज के भीतर बाबा साहब के लिए अटूट श्रद्धा है और उस श्रद्धा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हथौड़ा चलाया और उसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से ये वोट बैंक बहुत तेज़ी से छिटका है, पीछे हुआ है। क्योंकि एक और बात है, क्योंकि आज की तारीख में चंद्रकांत जी, आज की तारीख में पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अपने उसूलों के लिए टकरा जाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो समाज आगे है, सबसे ज़्यादा जो थिंक टैंक आगे है, वो एससी समाज से ही है, वो जाटव समाज से ही है। संविधान के ऊपर अगर हमले होते हैं या संविधान को नहीं मान रही है सरकार, या फिर सरकारी जो भर्तियां हैं उनमें कोटा ना दे करके बाहर से ठेके पर जो चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत माइन्यूट देख रहा है ये समाज। और इस समाज ने देखा है पिछले 5 साल में कि किस तरीके से आरक्षण के ऊपर हथौड़ा चलाया गया है। जब आरक्षण के ऊपर हथौड़ा चला है तो फिर संविधान के ऊपर भी चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुगुफा पहले छोड़ा जाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, और उसके बाद वो काम किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा संविधान बदलने वाली बात को लेकर, कि जाटव समाज बहुत तेज़ी से छिटक रहा है भारतीय जनता पार्टी से। ये एक समाज हो गया। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि पासी समाज जो है एससी वर्ग में, पासी समाज इस बार राशन का असर है नहीं, ठीक। जाटव समाज और पासी समाज के भीतर राम मंदिर की लहर वाला कोई मसला है नहीं। आप ब्राह्मण समाज के भीतर देख सकते हैं, ठाकुर समाज के भीतर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन पासी समाज और जाटव समाज के भीतर राम मंदिर की लहर वाला कोई लहर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पासी समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा 100% शिफ्ट हो गया था, वो शिफ्टिंग भी बाउंस बैक हुई है। जहाँ जहाँ इंडिया की सीटें मजबूत हैं या मजबूत दिखाई दे रहा है, पासी समाज इंडिया की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको अब ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राशन से काम चलने वाला नहीं है। उसको ये समझ में आ गया है कि जिन ज़मीनों की कब्जेदारी की बात हम करते थे कि ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लेते थे, ज़मीनों पर कब्जा करते थे, रेत में माफियागिरी चलाते थे, अब वो शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहुंच गई है। जिन चीज़ों का आरोप पहले समाजवादी पार्टी पर लगता था, अब वही चीज़ें सारी की सारी शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ चली गई हैं। तो अब ये क्लियर साफ समझ में आने लगा है इस बिरादरी को कि मामला यहाँ भी वैसा ही है। तो पहले तो संविधान बचाना है। हमारी बाबा साहब ने जो हमारे लिए रात रात भर जाग कर, परिश्रम कर कर, त्याग कर कर जो उपलब्धि एक बनाई है, तो पहले तो उसको बचाना है। दूसरी चीज़ ये दो समाजों के अलावा भी दो समाज, और इन समाज जो एससी समाज है, इसके लिए एक चीज़ और बता दें, अगर संख्या में भी बताना है तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ एसटी समाज की हिस्सेदारी है, 3 करोड़। इसके बाद मुस्लिम उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की भी है। मुस्लिम समाज के ऊपर डिस्कशन, तो मुस्लिम समाज तो सब समझ रहे हैं किधर जा रहा है, किधर जाएगा, कई बार इस पर डिस्कशन भी हो चुका है। लेकिन इस बार एक तीसरा समाज और जुड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध कर रहा है, और इसमें 2 इक्वेशन हैं, आप इसको समझिएगा। उत्तर प्रदेश में जब आप देखते हैं चंद्रकांत जी, जब आप, अच्छा एक चीज़ और बता दें, ठाकुर समाज पर चलेंगे, दर्शकों के लिए बता दें कि एससी वर्ग जो 66 समाजों से बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है 2 करोड़ 24 लाख जो है वो एसटी वर्ग की है। इसमें 54% जो है वो जाटव समाज है, दूसरे नंबर पर पासी समाज है, और इसके बाद 3 लाख जो है धोबी समाज है, 4 लाख जो है कोरी समाज है, 5 लाख वाल्मीकि समाज है, ठीक है, और माफ़ करिएगा 24 लाख जो है वो धोबी समाज है, 22 लाख कोरी समाज है, 13 लाख वाल्मीकि समाज है, 9 लाख खटिक समाज है। तो इन समाजों के बाद अब जब आप आते हैं ठाकुर समाज के ऊपर, तो आप देखिए कि हिस्सेदारी 7% है उत्तर प्रदेश। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हुआ करता है। 7% है। अब ये वोट बैंक, इसको देखिए कैसे क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक समय आपने देखा और अभी तक आपने देखा कि जितने भी
लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे सरकार के विरुद्ध अगर होता था तो फिर वो चीज़ें रोक दी जाती थी या फिर डंडा फटकार कर भगा दिया जाता था। कितने धरने प्रदर्शन होते, कितना लाठी खाते हैं छात्र। लेकिन आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धरने शुरू हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक डंडा तक नहीं फटकारा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन जो सरकार के खिलाफ रैलियां हो रही थीं, जिनसे सरकार का नुकसान होने वाला था, उन रैलियों को रोकने की कोई कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं की, बिल्कुल नहीं की। क्यों नहीं की? इसके पीछे क्या है? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो वोट एकजुट हो रहा है और नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहा है, क्या उसको करने दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कारण है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की टकरार जो बताई जा रही है? क्या ये कारण है? क्या जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जीतेंगे तो उसके 2 महीने बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का सफाया करेंगे, क्या ये कारण है? क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, क्या उत्तर प्रदेश की टीम नहीं चाहती कि गुजराती उत्तर प्रदेश में, गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश में आकर 80 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की ही भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार के ऊपर हावी हो जाए? आज की तारीख में जब आप देखेंगे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में ना होकर अमित शाह के हाथ में है। अगर योगी आदित्यनाथ के, आप दर्शकों ध्यान दीजिएगा, अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान भारतीय जनता पार्टी ने दी होती तो फिर रायबरेली जाकर मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह का पैचअप करवाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई होती। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मठ के महंत हैं, बड़ा कद है, बड़ा औरा है, छोटी मोटी शख्सियत नहीं है चंद्रकांत जी। लेकिन भरत जी, फिर राजा भैया से भी मिलने की जरूरत शाह को ना होती, योगी मिलते। हाँ, राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। अदिति सिंह और योगी आदित्यनाथ पारिवारिक के टर्म्स जो हैं वो पारिवारिक तरीके के टर्म्स हैं। जब कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अभी उनकी गाड़ी पलटाई गई थी, आरोप दिनेश प्रताप सिंह पर लगे थे कि अदिति सिंह के काफिले की गाड़ी दिनेश प्रताप सिंह के लोगों ने पलटा दी है। जब ये आरोप अदिति सिंह ने लगाए तो योगी जी ने सुरक्षा दी थी, उसके बाद टिकट दिया, विधायक बनवाया, विधायक हैं वो आज। तो आप ये देखिए कि अदिति सिंह दिनेश प्रताप का रायबरेली में साथ नहीं दे रही हैं, वर्सेस है वहाँ पर। मनोज पांडे जो योगी आदित्यनाथ के कहने पर समाजवादी पार्टी से विद्रोह करके, समाजवादी पार्टी के सचेतक थे ना, विद्रोह करके समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट देते हैं, सेठ जी को वोट देते हैं, और उनको मनाने के लिए योगी जी नहीं गए, अमित शाह गए। दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरीके से अकेले हो गए रायबरेली के भीतर। ना अदिति सिंह उनके साथ हैं, ना मनोज पांडे उनके साथ हैं, अकेले हैं। क्यों? वाई? क्या योगी संगठन भी उनके साथ नहीं है? क्या, हाँ, क्या योगी आदित्यनाथ की टीम भी उनके साथ नहीं है? क्या आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो मंत्री हैं या इनकी टीम है वो पुशअप या बैकअप कर रही हो रायबरेली में? नो। रैली में अदिति सिंह नहीं गई। हाँ, रैली में अदिति सिंह नहीं गई। तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, आप एक नज़र ये भी डालिएगा कि क्या उत्तर प्रदेश के मंत्री लेवल के लोग इस चुनावों में प्रचार के लिए मोदी जी के लिए अड़े हुए हों, सभाएं कर रहे हों? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक व्यक्ति सभा कर रहा है, वो हैं खुद योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनको करनी ही है, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, उनको तो करना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये देखिए कि अगर ऊपर का डंडा कायदे से होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने से इनकार कर देते? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई माइका लाल पैदा है चंद्रकांत जी जो ये कहे कि हम बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं? खुद नरेंद्र मोदी भी नहीं कह सके कि हम बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं। उन्होंने तो तारीफ की बुलडोजर की। खुद अमित शाह नहीं कह पाए कि हम बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं, लेकिन सांसद जी कह रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हम बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं। अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन इतने प्यारे और दुलारे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह अमित शाह के कि उनके बेटे को टिकट देते हैं। अब कहीं ना कहीं से तो
बैक सपोर्ट है, जिसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा कह रहे हैं कि योगी हमारे नेता नहीं हैं। कहीं ना कहीं से तो बैक सपोर्ट है कि अदिति सिंह अमित शाह के मंच पर कुछ नहीं बोल रही हैं। कहीं ना कहीं से तो बैक सपोर्ट इस बात का है कि मनोज पांडे जैसे समाजवादी नेता, जिनको ये नहीं मालूम है कि हम आधे समाजवादी में हैं कि आधे बीजेपी में हैं, हम हैं किधर, वो भी खुलकर अमित शाह के कहने पर भी दिनेश प्रताप सिंह का सपोर्ट। और ब्रजभूषण योगी की रैली में नहीं जा रहे, योगी उनका नाम नहीं ले रहे। और मैं आपके लिए लाया हूँ, अच्छा ये क्या है? मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आइए दिखाइएगा, ये बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्वीट है। मैं आपके लिए खास निकाल कर लाया हूँ। इसमें लिखा है, विधानसभा हरदोई 156 के बूथ नंबर 22 पर दुधिया पर मौजूद संदीप कुमार नामक पुलिसकर्मी मतदाताओं को धमकाकर भाजपा को वोट देने से रोक रहा है। निर्वाचन आयोग संज्ञान लेकर निष्पक्ष मतदान करे। एक नहीं है और है। ये देखिए, ये हरदोई का है। तैनात पुलिसकर्मी इसमें है। एक ये देखिए, तैनात पुलिसकर्मी दीवान राजपाल चौधरी कतार में खड़े वोटरों पर सपा को वोट देने के लिए धमका रहा है कि सपा को वोट दो, बीजेपी को ना वोट दो। इस पुलिसकर्मी से के कृत्य से मतदाता दहशत में है। पुलिस किसकी? योगी जी की। इधर दिखाइए, ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फॉर यूपी। ये ट्विटर हैंडल किसका? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का। पुलिस किसकी? भारतीय योगी जी की, भाजपा की, आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस। ठीक, संगठन भारतीय जनता पार्टी का। संगठन किसका? अमित शाह का। जिसके हेड कौन है? जिसके हेड हैं भूपेंद्र चौधरी जी, नड्डा जी। यूपी में भूपेंद्र चौधरी जी, वहाँ नड्डा जी, भूपेंद्र जी। लेकिन ये तो अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो पुलिस उत्तर प्रदेश की पत्ता तक नहीं हिलने देती है, जो पुलिस बिना योगी जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस है, जो पुलिस होटलों में घुस जाती है, जो पुलिस इनकाउंटर पे इनकाउंटर ठोकती है उत्तर प्रदेश में, जिस पुलिस की तारीफ योगी आदित्यनाथ करते हैं, और जिस पुलिस में और जिस उत्तर प्रदेश की सरकार में जो नौकरशाही के मुखिया हैं वो दिल्ली के करीबी बताए जाते हैं, जब इतना सब कुछ है तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस भाजपा के समर्थन में वोट कर रहे या भाजपा के वोटर को पुलिस डरा रही है, धमका रही है, भाजपा के समर्थन में वोट नहीं डालने दे रही है। ये अगर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से होता, बसपा के ट्विटर हैंडल से होता तो समझ में आता, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार की, अपनी ही पुलिस के लिए। ये तो कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, अब की बार तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून पास करा लिया था कि जो चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ दो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति मोदी जी करेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मोदी जी ने उनको नियुक्त किया। जब चुनाव आयोग सलामी ठोक रहा है, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की पुलिस के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रही है? ये बताता है। जिस चरण की आपने बात की, वहाँ 13 के 13 सांसद भाजपा के। हाँ, भाजपा के, सभी भाजपा के। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गैप बड़ा हो रहा है, खाई बड़ी हो रही है। क्या गुजरात लॉबी सच में जो केजरीवाल कह रहे हैं वही करने वाली है? क्या गुजरात लॉबी सच में योगी आदित्यनाथ को निपटाने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की, या गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको उत्तर प्रदेश में इतने अंक नहीं दिलवाना चाहते हैं कि सर पर नाचने लगें, तांडव करने लगें और सत्ता में आते ही उनको हटा दें? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है। एक तरफ SC ST मतदाता, जाटव मतदाता, पासी मतदाता छिटक चुका है, पूरी तरीके से छिटक चुका है। संविधान बचाना है उनको, उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस बात की है। और दूसरी तरफ ठाकुर मतदाता ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी मजबूत हुए, अमित शाह और मजबूत हुए, तो फिर योगी आदित्यनाथ को ले डालेंगे। और ठाकुर समाज में
ठाकुरों का ब्रांड एम्बेसडर आज के दौर में कौन है? मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी तो ठाकुरों के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। नरेंद्र मोदी तो ठाकुरों के लिए नहीं खड़े होंगे जब अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। आज के दौर में उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज को पावर किसने दी? योगी आदित्यनाथ ने दी, योगी जी ने दी। जब सपा सरकार आई तो यादवों को पावर किसने दी? और पावर दी या नहीं दी वो एक अलग विषय है, लेकिन जब किसी भी समाज की सरकार आ जाती है तो उस समाज के लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। स्वाभाविक है, वो नेचर है। स्वाभाविक है, उनको लगता है कि हमारी सरकार है। और यही यादवों की सरकार, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार जब आती तो यही होता। बहन जी की सरकार जब आई तब भी यही हुआ। तब भी SC ST समुदाय को मजबूती मिली। बहन जी ने बहुत सारे कानून बनाए कि भाई उनकी ज़मीनों के बारे में कानून बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन अब इस तरीके का छिटकाव किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिला कि SC भी छिटक, जाटव भी छिटक रहा हो, आपके साथ पासी समाज छिटक रहा हो, आपसे ठाकुर समाज छिटक रहा हो पूरी तरीके से, आपसे जो है यादव तो खैर है ही नहीं आपके पास, ठीक। और ब्राह्मण समाज वहीं जाएगा जहां वो अपना हित समझेगा कि यहाँ जाने में हमारा हित है। वो पहले अपना सोच समझ कर निर्णय करने वाली जो उत्तर प्रदेश में जाती है वो ब्राह्मण समाज है। वो ये सोच समझ कर वोट करता है कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ सम्मान हमें मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में या कहीं भी हो सबसे पहले वो सम्मान देखता है। जहाँ उसको सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा। तो अब मोटे तौर पर ये दिखाई देने लग गया है कि उत्तर प्रदेश में उस जाति ने जिसने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, वो जाति नरेंद्र मोदी के हाथ से पूरी तरीके से छिटक चुकी है, पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ का खेमा एक तरफ है, जातियों का अलगाव एक तरफ हो चुका है, और इंडिया का जो ये था कि नरेंद्र मोदी 10 साल रह चुके हैं, तीसरी बार जो है अब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है, तो वो फैक्टर एक तरफ है। और बहुत बुरी स्थिति में उत्तर प्रदेश में फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि लगभग आधी सीटों पर चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और आधी ही सीटों पर, लगभग 40 पर चुनाव होना बाकी है, 41 या 40 पर चुनाव होना बाकी है। अब आधी सीटें निपट चुकी हैं, और आधी इन सीटों तक, अभी आपने देखा जो ये बात कही जा रही थी कि उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बाबा जी की जो लॉबी है वो दिलवाना चाहती है, जितनी सीटें उनको चाहिए 70, 75, 71, तो 40 सीटें हो गई हैं। और 40 में आपने बैक में देखा हुआ क्या, फ्लैशबैक में जाइए। पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाए की स्थिति जैसा, दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा, तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए दर्दनाक, चौथा चरण तो आपने कल देखा ही कैसा चौथा चरण निकला। तो अब 4 चरण हो गए हैं, 40 सीटें उत्तर प्रदेश की निपट चुकी हैं, 39 निपट चुकी हैं, 41 और बची हुई हैं। अब इन 41 सीटों पर क्या होता है? क्या अब ये जो जातिगत एंगल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? ये देखना होगा। देखिए, बहुत सनसनीखेज खबर, बहुत बड़ी खबर भरत जी ने हमारे सामने रखी, ये जो ट्वीट्स को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के जो ट्वीट्स हुए, और दूसरी बात भी जो जाटो वोटर्स को लेकर की, यानी दोनों ही खबरें उत्तर प्रदेश में वोटर्स पर असर डालने वाली हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।